जय सरदार। जय सरदार अतुल भाई, हमारे मित्र है अतुल भाई, बनारस से है। उन्होंने जय सरदार लिख के भेजा है। आशीष भाई भोपाल से है। दलपत भाई विरमगांव से है। अरविंद पटेल आंबली भोपाल से। रवि पटेल यूपी बलिया से है। जय सरदार रवि भाई। धीरेज भाई पटेल यूपी से लाइव देख रहे हैं। जय सरदार धीरेज भाई। अश्विन सोरठिया जी हमारे बहुत पुराने साथी। शायद गुजरात में पता नहीं था कि पटेल बाहर के स्टेट में भी बसते हैं। उस समय में पूरे देश का भ्रमण करके कुर्मियों को एक करने का काम कर रहे थे अश्विन भाई सोरठिया। स्वागत है अश्विन भाई। बहुत काम किया, जम्मू कश्मीर राजस्थान महाराष्ट्र सब जगह अश्विन भाई घूमे हैं। बहुत प्रवास किया अश्विन भाई ने। अश्विन भाई का स्वागत है। स्मितेश शाह जय सरदार। अमित सीतापरा जय सरदार अमित भाई। बहुत समय बाद पाटीदार आंदोलन में कभी कभी लाइव करते थे, मगर उसके बाद बहुत समय हो गया कि कभी फेसबुक लाइव करने का मौका भी नहीं मिला और किया भी नहीं है। कभी कभी सरदार पटेल साहब के काम पे, उसके सपनों का भारत बनाने के लिए हम अभी यूपी गए थे, बिहार गए थे, तो तभी सब दोस्त गाड़ी में थे तो गाड़ी का लाइव वीडियो कर लिया था। मगर व्यक्तिगत तौर पे आज स्पेशल लाइव होने का कल से मैसेज दिया है सबको, सभी दोस्तों को, और आज लाइव होने का मौका मिला है तो सभी दोस्तों से बातचीत करने का भी मौका मिला है। और पूरा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उस परिस्थिति को कैसे हम सब संवारे, देश को गर्त में जाने से रोके, हम सब साथ मिलके। हमारे महापुरुषों ने जिस भारत को बनाया है, क्या उस भारत आज की स्थिति में भारत है कि नहीं है, इसी सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए गुजरात के भी बहुत से साथी पाटीदार आंदोलन के हमारे, वो बहुत अच्छा काम किया है। थोड़े दिन पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसके विषय पे भी थोड़ा चर्चा करनी है कि उस विषय को पूरे देश से अपने लोग, सब सिर्फ पटेल नहीं, सभी लोग, हमारे मुद्दे होते हैं कि हाँ हम पटेल है, पाटीदार है, उसके हित में कभी मुद्दे होते हैं, मगर किसी और समाज को, किसी और बिरादरी को नुकसान पहुंचे ऐसे हमारे मुद्दे कभी नहीं होते हैं। उसमें हम जो बात लेकर निकलते हैं तो किसी और जाति, किसी और धर्म वाले को भी कुछ फायदा मिले, ऐसी बात हमारी होती है। हम कट्टरवादी नहीं है। हम कभी हम हमारे समाज की बात करते हैं, मगर हम कट्टरवादी नहीं है कि जिससे हमारे महापुरुषों ने जिस भारत का निर्माण किया है
जो नींव डाली है इस भारत की, तो जैसे हम संविधान में जो लिखा है, जो बताया गया है, उसी रास्ते पर हम इस भारत को भव्य कैसे बनाया जाए, महापुरुषों के सपनों का भारत कैसे बने, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और उसी सभी मुद्दों पर आज बहुत दिन बाद ये लाइव करने का अवसर मिला है और हम लाइव कर रहे हैं। बहुत से लोग अभी जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले भी हैं। खोड़ाभाई पटेल है, काजल बहन पटेल है, अमरजीत चौधरी है बस्ती से, जय जय सरदार अमरजीत भाई, जय संविधान जय सरदार। आशीष कणजरिया है अहमदाबाद से, किरीट पटेल जी है धर्मपुर कड़ी महसाणा से, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह कुशीनगर यूपी से है, डॉक्टर राघवेंद्र जी भी जय सरदार। महेश पटेल हमारे आंदोलन के पुराने साथी, वो भी देख रहे हैं, महेश भाई को जय सरदार। विष्णु पटेल जी है, बाबू भाई पटेल महसाणा से है, बाबू भाई को जय सरदार। मेहुल पटेल जी है, संतोष पटेल हमारे यूपी के साथी है और अहमदाबाद में रहते हैं, संतोष भाई को जय सरदार। तो मैं विषय की शुरुआत करता हूं। बहुत से लोग अभी जुड़ना बाकी और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। बहुत से हमारे पूर्वजों ने इस भारत को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी, कई ने अपनी जान गंवाई। सबको पता था कि यहाँ मौत मिलने वाली है। भगत सिंह जैसे लोगों ने खुद अंग्रेजों के कानों में आवाज जाए इसलिए ऐसा धमाका किया कि उसमें किसी की जान हानि नहीं हुई, मगर ऐसा धमाका अंग्रेजों के कानों में पड़े इसलिए उन्होंने ऐसा धमाका किया कि भारत देश के युवाओं की बात, आज़ादी की बात अंग्रेजों के कानों में गूंजे। उनको भी पता था, वो जेल गए और उनको भी पता था कि अब फांसी होने वाली है। तो उनकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है, तभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दिया और कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे हजारों लाखों युवाओं ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे सभी हमारे पूर्वजों को, इस देश के शहीदों को नमन करते हुए मैं मेरी बात रखना चाहता हूं। पिछले कई सालों से या कई महीनों से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होता है, कहीं ना कहीं जात पात की लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई होती है। तो हमारे महापुरुषों ने क्या ऐसे भारत का सपना देखा था कि इस देश में रहने वाले लोग जाति की लड़ाई लड़े, इस देश में रहने वाले लोग धर्म की लड़ाई लड़े, इस देश में रहने वाले लोग भाषा की लड़ाई लड़े? तो इसमें से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों के बीच आज अवगत हुआ हूं। हम देखते हैं कि हम गुजरात की धरती से आए, तो अभी पाटीदार आंदोलन में जो लोग हमारे गुजरात के साथी, अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, मैं गुजरात की बात भी थोड़ी रखना चाहूंगा शुरुआत में। उस मीटिंग में कई मुद्दे लेकर निकले थे कि पाटीदार आंदोलन के बाद एक आयोग और निगम का एक बनाया गया था, उसमें उसके चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, उसके चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात थी 18 साल की लड़की की उम्र होती है, संविधान में बताया गया है कि 21 साल लड़के की उम्र होती है और शादी के काबिल हो जाते हैं। तो उस समय वो उम्र कम है, वो जो निर्णय करते हैं शादी का और भाग कर शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं। हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, मगर अनमैच्योरिटी में जो कदम उठाते हैं, तो उसमें हमारे मीटिंग में सहमति से निर्णय लिया गया कि उसकी उम्र भी शायद संविधान में बदली जाए, एक बार बढ़ी है और बढ़ाया जाए कि लड़की की उम्र 18 साल से थोड़ी बढ़ाई जाए, लड़के की उम्र बढ़ाई जाए, तो वो थोड़ा मैच्योर हो गए और मैच्योरिटी में जो लिया हुआ डिसीजन होगा वो गलत नहीं होगा। इसलिए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। गुजरात में सरदार पटेल ग्रुप, एसपीजी ग्रुप, पाटीदार आंदोलन एसपीजी ग्रुप लालजी भाई के नेतृत्व में चल रहा था पहले, अभी और साथी एसपीजी ग्रुप चला रहे हैं। तो लालजी भाई ने भी पाटीदार गुजरात के भाजपा के प्रेसिडेंट है सीआर पाटिल, उनको भी 13/9/2023 को एक लेटर लिखा था इसके बारे में, और लालजी भाई ने सीएम को भी इस बात से अवगत कराया था 26/12
2022 को सीएम को भी लेटर लिखा था भूपेंद्र भाई पटेल को कि जब रजिस्ट्री होती है लव मैरिज की, दोनों लड़के लड़की जब घर से भागते हैं, क्या होता है 15 दिन बाद लड़की के घर पे या लड़के के घर पे, दोनों के घर पे एक रजिस्ट्री आती है और तब घर वालों को पता चलता है कि मेरी बेटी बेटे ने कहीं लव मैरिज कर लिया है। तो हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, मैच्योरिटी में लिया गया निर्णय सही होता है, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर जो उम्र कम है उसकी उम्र बढ़ाई जाए। और जो लव मैरिज कहाँ करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे किस्से सुनाई दिए हैं और जानने में आए हैं कि कहीं लड़के की भी साइन नहीं होती है, लड़की की भी साइन नहीं होती है और जाए बगैर रजिस्ट्री होती है मैरिज की, तो उसमें भी सुधार किया जाए। और जहां रजिस्ट्री होनी चाहिए कि जहां लड़की का घर है उसके तहसील में, उसका तालुका में वो रजिस्ट्री हो, फर्जियात करने का प्राविधान सरकार करे। पूरे देश में ये करना चाहिए। मगर अभी ये गुजरात की मुद्दा है तो गुजरात की बात करेंगे कि लड़की का जहां घर होता है, लड़की के पिताजी का जो तहसील है, वो तहसील में उसकी रजिस्ट्री हो और उसके माता पिता है जो पेरेंट्स है उनकी दोनों की सहमति हो, उसमें उनकी साइन हो। अगर नहीं होता है तो फिर उसकी उम्र बढ़ाई जाए। लड़की की उम्र 18 साल है, बहुत अभी 18 साल मतलब क्या, 12वीं कक्षा पास किया और लड़की की मैरिज के काबिल हो जाती है, उसकी उम्र मैरिज के लायक हो जाती है। तो 12वीं कक्षा पास किए वो लड़की, अभी कितनी छोटी लड़की अपने भविष्य बारे में क्या निर्णय लेगी। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि पुलिस स्टेशन पे कभी हाजिर होते हैं और माता पिता को दोनों बुलाते हैं, तो कभी कभी लड़कियां प्यार में इतना अंधा हो जाती है कि वो अपने माता पिता को पहचानने में भी इनकार कर देती है कि मैं उनको नहीं जानती हूं या उनके साथ मुझे नहीं जाना है। कैसे विडंबना है इस देश की। देखिए कि कानून कैसा है, उसमें सुधार करना पड़ेगा कि जिस माता ने अपनी कोख में अपनी बच्ची को 9 महीने रखा और 18 साल पाला है, उस माता को पहचानने में भी लड़के इनकार कर दिए तो उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। इसके ऊपर भी हमें सोच विचार करना पड़ेगा। ये सिर्फ पाटीदार समाज का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का सभी माता पिता जो अपने बच्चे को पाल पोस कर कई सपने लेकर बड़ा करते हैं, सभी का मुद्दा है। और वही मुद्दा हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कि इसमें कुछ सरकार सुधार करे और लड़की और लड़के की उम्र बढ़ाई जाए और जहां उसको लव मैरिज करना हो कर सकते हैं, मगर वो जहां पिताजी का घर है, लड़की का घर है, उसके आसपास में तहसील में उसकी रजिस्ट्री हो और माता पिता की साइन उसमें कंपलसरी करने का एक प्राविधान करे। ऐसा भी होता है कि लड़की और लड़के ने लव मैरिज कर लिया और ऐसे लड़के घूमते हैं कि सिर्फ उनका धंधा ही है कि लड़कियों को फंसाना और फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना 12 महीने के बाद फिर दोनों अलग होते हैं और फिर लड़की को प्रेशर करते हैं अलग होने से पहले कि तू अपने पिता की जायदाद में अपना हक मांग ले और उसमें अपना नाम डलवा दे और वो प्रेशर में लड़की मना करती है तो फिर अलग होने का बोलते हैं। और फिर अगर जो छूटा छेड़ा या सब अलग निकलने का बात, छूटा होने का जब बात करते हैं तो अपने पिताजी से और अपनी माताजी से कभी ना कभी पैसा वसूल करते हैं। वो रकम भी बहुत बड़ी होती है, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, जैसा लड़की का पिता जितना सुखी होगा ऐसे कीमत वसूल करते हैं। ऐसे भी बहुत से ऐसे मुद्दे ध्यान में आए हैं। इसीलिए पूरे गुजरात के युवाओं ने पहले लालजी भाई के नेतृत्व में एसपीजी ने मुद्दा उठाया था। अभी पूरे गुजरात में पुरवीन भाई है, गौरांग भाई है, दिनेश जी भाई है, वरुण भाई है, मनोज भाई पनारा है, नीलेश भाई अरवाड़े, सभी हमारे दोस्त पुराने आंदोलन के साथियों ने मुद्दा लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से विनती है, ये कोई आंदोलन नहीं है मगर सरकार से गुजारिश है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। 2-3 मुद्दे और थे। शिक्षा का मुद्दा भी था कि हमारे नीलेश भाई और उनकी टीम ने मुद्दा रखा था कि केजी से लेकर पीजी तक, जब तक पोस्ट ग्रेजुएट होते तब तक हम सब टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर का पैसा कहां जाना चाहिए, तो एजुकेशन में जाना चाहिए और फ्री शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ऐसे भी बहुत से मुद्दे हैं और ये मुद्दे लेके हम चल रहे हैं। ये सभी प्रादेशिक मुद्दे हैं, हम सब बात करना चाहते हैं। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि ये मुद्दा जो हमें बात करना चाहता हूं ये पूरे देश का मुद्दा है और इसीलिए मैं हिंदी में आपके साथ बात करना चाहता हूं। फिर बहुत से लोग बोलेंगे कि चिराग भाई गुजरात में काम करते हो, हिंदी में बात करना क्यों कर रहे हैं, ऐसा तैसा बोलेंगे। मगर मैं गुजराती में बोलूंगा तो खाली गुजरात के लोगों को ही पता चल पाएगा। शायद मेरे बहुत से भाई पूरे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जो भाषा, हर स्टेट की भाषा अलग है, तो मैं गुजराती में बात करूंगा। हिंदी शायद सबको पता चलता है और सब समझ भी रहा है, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूं। अभी मैं पूरे देश का भ्रमण किया हूँ, 8-10 राज्यों का मैं प्रवास करके आया हूँ। सभी राज्यों में मैं आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना गया, बिहार गया, छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, यूपी घुमा, दिल्ली घुमा। तो सभी लोगों से बातचीत करते करते हुए
सभी सभी प्रादेशिक भाषा है, सभी स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा है। भाषा की बात आज इसलिए कर रहा हूं कि हमारे महापुरुषों ने जिस देश का निर्माण किया था, हमारे महापुरुषों ने जिस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके सपनों का भारत आज बना है कि नहीं बना है? किस दिशा में आज अपना देश जा रहा है? कभी कभी हम देखते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लोग कभी हमारे महापुरुषों की तुलना करते हैं। जो अंबेडकर को मानते हैं वो बता रहे हैं कि नहीं सरदार पटेल से अंबेडकर बड़े थे, इससे वो अंबेडकर बड़े थे। और जो सरदार साहब को मान रहे वो लोग बोलते हैं कि नहीं सरदार साहब इससे बड़े थे, सरदार साहब इसलिए। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, पूरे देश में उसका नाम है, वो ऐसी छिछोरी बात कर रहा था कि इससे ये आदमी बड़ा है, आदमी बड़ा है। अरे भाई, जो समय था, जिस समय जिसने भी अपना जो योगदान इस देश के लिए देना था वो दिया। कौन बड़ा कौन छोटा उसके में क्यों पढ़ रहे हो? सबने अपना योगदान इस देश को बनाने के लिए दिया है। ये छोटे बड़े की कोई बात होती नहीं। जिसको जो मिला, जिसका जो कर्तव्य था, जिसका जो दायित्व था, उसने अपना योगदान दिया है। तो हम अपने महापुरुषों को बड़े छोटे की बांध के बगैर उनके जो सपना था, अंबेडकर साहब का सपना था, सरदार पटेल का सपना था, वो सपना सच कैसे हो सके, उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज भाषा की बात कर रहा हूं कि अब थोड़े महीने पहले हमने देखा कि पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें आतंकवादी बताते हैं कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। तो जो धार्मिक उत्पीड़न है वो आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं कि आप कलमा पढ़ना नहीं जानते इसलिए आपको गोली मारी गई। आप उर्दू नहीं बोल रहे इसलिए आपको गोली मारी गई। आप हिंदू हो इसलिए गोली मारी गई, जात पूछ के गोली मारी गई, ऐसा मीडिया बता रही है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक घटना हुई महाराष्ट्र में, मुंबई में। एक व्यापारी भाई ने मराठी के अलावा दूसरी भाषा में बात की और वहां के मनसे के कार्यकर्ताओं ने वो व्यापारी को मारा, बहुत मारा। और थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में जाति पूछकर मारा गया कि हम इस जात के हैं इसीलिए हम ये कार्य कर सकते हैं। आप यादव हो या आप कुर्मी हो, आप निचली जाति के हो, इसलिए आप कथा नहीं कर सकते। ऐसा कह के वो कथावाचक का मुंडन किया गया और वहां तक अधूरी बात थी तो अपनी किसी और जाति की महिला से मूत्र से उसके ऊपर छंटकाव किया गया। तो क्या हमारे महापुरुषों ने ऐसा जाति के ऊपर लड़ाई हो, भाषा के ऊपर लड़ाई हो, धर्म के ऊपर लड़ाई हो, इसलिए ऐसा भारत बनाया था? हम सबको, युवाओं को सोच विचार करना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था वो सपने सार्थक कैसे हो सके। हमारे महापुरुषों ने इस भारत की जो कल्पना की थी कि इस भारत में युवाओं का क्या रोल होना चाहिए, महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, युवाओं को शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, युवाओं को शिक्षा मिलने के बाद उसको रोजगार कैसा मिलना चाहिए। इस सभी बातों पे हमारे महापुरुषों ने इस देश का आजादी दिलवाई थी और अपना योगदान दिया था और अपना पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछे कि क्या इस जो हमारे पूर्वजों ने जिस भारत का कल्पना की थी, भारत देश को आजाद कराने के लिए जो कल्पना की थी कि हमारा भारत ऐसा होगा, क्या आज भारत वैसा है? ऐसा है तो हम सबको अपने दिल पे हाथ रखकर अपने आप को पूछना पड़ेगा कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किसके लिए नहीं है, इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस देश की पुरानी राजनीति भी किस दिशा में थी, नई राजनीति भी किस दिशा में जा रही है, उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। और जो लोग अपने नेताओं के बोलने पर रोड पे उतर जाते हैं और जात पात और धर्म के नाम पे दंगा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जेल में तो आप जाओगे, कभी कभी कोई कार्यवाही होगी तो आपके ऊपर होगी। आपको कहने वाले किसी नेता का लड़का जेल में नहीं जाएगा, आप जेल में जाओगे और नेता के लड़के। आज देख लो देश में जिसका शासन है या पुरानी सरकार का भी जो शासन था, उस सभी के लड़के शायद मेरे ख्याल से अपने स्टेट में भी नहीं पढ़ रहे, अपने देश में भी नहीं पढ़ रहे। वो सभी लोग पूरे कई और देशों में, अमेरिका, लंदन और कहीं और देश में जाके उसके लड़के, वो नेताओं के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। और हम जाति के नाम पे रोड पर उतर पे दंगा करते हैं या झगड़ा करते हैं। इसलिए हमें भी इसको सोचना पड़ेगा कि हमारी पार्टी का नेता हमें क्या बोल रहा है। हमें भारत माता की जय बोल के मुस्लिमों के खिलाफ भड़का रहा है, हमें भारत माता की जय बोल के हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है। मैं किसी एक जाति या एक पार्टी की बात करना नहीं चाहता हूं,
सभी पार्टी की बात करना चाहता हूं कि उसमें छोटे तबके का कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, गरीब और मजदूर का लड़का, किसान का लड़का हमेशा रोड पे उतरता है और उसका जो फल मिलता है वो नेता इसी चैम्बर में बैठे बैठ का फल भोगते हैं, नेता बनते हैं और फिर अपने लड़कों को हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके फिर अपने लड़कों को विदेश पढ़ाते हैं और उसमें से फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम हमेशा रोड पे निकलते भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल के उनके एजेंडे में आकर कभी ना कभी अपना सर पिटवा लेते हैं, कुटवा लेते हैं या जेल में चले जाते हैं। इसलिए सबको सावध करना चाहता हूं कि इसमें से आप बाहर निकलिए। अभी जो भाषा की बात हो रही है, महाराष्ट्र में, मुंबई में अपने एक भाई के ऊपर कितने सालों से वो महाराष्ट्र में धंधा कर रहा है, उसको मराठी आती है मगर कोई अपना कोई नया कारीगर है वो लाया होगा 2-3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में। तो ये जरूरी है, भाषा क्या चीज है हमको समझना पड़ेगा कि भाषा सिर्फ एक विनिमय का माध्यम है कि मैं बोलता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये भाषा है। भाषा के ऊपर हम इतना दंगा क्यों करें, भाषा के ऊपर हम क्यों करें? जिन लोगों ने ये भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर ये व्यवहार किया है, वो व्यवहार भाषा का नहीं है, वो हमारे भारत की एकता, अखंडितता के ऊपर वार है। ये हमारी एकता के ऊपर वार है, हमारे महापुरुषों ने जो भारत बनाया था उसके ऊपर वो वार है। इसलिए हमें इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जिस आदमी को था थप्पड़ पड़ा भाषा के नाम पर, वो थप्पड़ किसी एक आदमी के गाल पर नहीं था। हमें दिखाई देता है कि एक्स व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ पड़ा है और उसका खामियाजा शायद उसको भुगतना पड़े या उसको उसकी इज्जत गई हो, मगर मैं जानता हूं, मैं समझता हूं तब तक ये किसी एक आदमी के गाल पर थप्पड़ नहीं था। हम सब समझे ये भाषा के नाम पर जो थप्पड़ था वो पूरे भारत की जाति पाति के ऊपर उठकर ये पूरे भारत की एकता के ऊपर ये थप्पड़ था, पूरे भारत की अखंडितता के ऊपर यह थप्पड़ था और पूरे भारत का जो आपसी भाईचारा है उसके ऊपर यह थप्पड़ था। ये थप्पड़ सिर्फ कोई एक आदमी के ऊपर थप्पड़ नहीं था। पहलगाम में भी जो आतंकवादी हमला हुआ तो वो क्या है, किसी एक धर्म के ऊपर था, किसी एक भाषा के ऊपर था, कलमा पढ़ने नहीं आता इसके ऊपर था? नहीं, ये देश की अखंडितता, एकता और सद्भावना के ऊपर वो हमला होता है, हमेशा यही होता है। मैं साउथ का भी दौरा करके आया हूं, वहां तो इतनी भाषा क्रिटिकल है कि हम बोल भी नहीं था। हम केरल, तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये सब बोल भी नहीं सकते, फिर भी हम हिंदी में बात करते हैं तो वहां के लोग हमसे हिंदी में बात करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या मराठी लोग, महाराष्ट्रियन लोग पूरे देश में धंधा नहीं करते? तो वहां जाके सिर्फ मराठी बोलोगे तो चलेगा? वहां की भाषा बोलना, हिंदी बोलना पड़ेगा ना। और वहां की भाषा आप नहीं बोलते हो, केरल में जाके या तमिलनाडु में, साउथ के स्टेट में जाके वहां की भाषा नहीं बोलते तो क्या वहां के लोग आपको मारते हैं? बिजनेस में सभी लोग आप करते हो, वहां हैदराबाद या बेंगलुरु में आईटी हब है, तो वहां क्या देश के दूसरे लोगों को वहां आना मना है? दूसरी भाषा बोलना मना है? ये भाषा के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है, जाति के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है, धर्म के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है, इसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मुझे आज लाइव होकर आना पड़ेगा है। पिछले कई महीनों से यूपी में भी जंगल राज जैसा माहौल हो गया है। बिहार को हम बोलते थे कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के शासन में, मगर मैं बिहार घूम के आया हूं, बिहार बहुत सुधर गया है, बिहार बहुत डेवलपिंग की दिशा में है, बिहार बहुत डेवलप हुआ है। पटना में कई अंडरपास हुए हैं, कई ओवरब्रिज बने हैं, बहुत अच्छा विकास बिहार का हो रहा है, वो मैं देख के आया हूं। पहले 4 बजे 5 बजे बिहार के लोगों को, बिहार के माँ बहनों को, युवाओं को अपने घर में चले जाना पड़ता था। काम पे भी गए होते तो 4-5 बजे उनके घर पे चले जाना पड़ता था। आज बिहार में शाम तक, रात तक माँ बहन बेटियां अकेले घूम सकती है, युवा अकेले घूम सकता है, रात को देर रात तक अपना धंधा कर सकते हैं। तो बिहार में परिवर्तन आया। मगर यूपी में आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि डबल इंजन की जो सरकार की बात कर रहे हैं योगी के नेतृत्व में और मोदी के नेतृत्व में, तो डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी है। डबल इंजन की सरकार, वहां जाति के नाम पे आदमी को मारा जाता है। और यूपी में तो पिछले 2-4 महीने से मेरे साथी लोग, मेरे युवा दोस्त सरदार पटेल, सरदार सेना के नेतृत्व में RS पटेल और उनकी पूरी टीम काम कर रही है कि कैसे उसको बाहर निकाला जाए। तो वो टीम ने भी बीच में शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का एक कार्यक्रम दिया, उनको परमिशन दी नहीं गई। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? महाराष्ट्र में जाके आप शिवाजी की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, और यूपी के युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाने की आप परमिशन नहीं देते, तो जंगल राज से क्या कम है? पिछले 3-4 महीने से
यूपी में हर दिन एक मर्डर होता है, हर दिन एक हत्या होती है, हर दिन एक बलात्कार होता है। हाथरस का आपने देखा अभी पिछले महीने इटावा में एक यादव समाज के, किसान समाज के लोग ने एक कथा क्या कर दी, तो उसका मुंडन करवा दिया गया और उसके ऊपर एक मूत्र का छिंटाव करके उसको पवित्र करने का ऐसा दुस्साहस जो कर रहे लोग, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या किसी एक इंजन या डबल इंजन की सरकार से ये सब मसले हल हो जाएंगे? तो हम ट्रिपल इंजन भी चला ले। और आज तो मैं देखता हूं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक शायद 4-5 इंजन, एक ही इंजन लगा हुआ है और उसी इंजन में ये परिस्थिति का अभी निर्माण है। तो समझ देखिए आने वाले समय में इस देश किस दिशा में जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरदार पटेल के सपनों का भारत बने, बाबा साहब आंबेडकर के सपनों का भारत बने। जिस देश हमारे महापुरुष ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, लाल बहादुर शास्त्री भी एक अच्छे बड़ा प्रधान हमारे देश के रहे, कि जब तक देश में चावल का उत्पादन नहीं होता था और सब बाहर से आयात करवाना पड़ता था, निर्यात करना पड़ता था, तो उन्होंने उस दिन भी एक आंदोलन चलाया था कि हम एक दिन खाना एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, और पूरे देश ने उनको सहकार दिया था। ऐसे लोगों ने अपने देश के लिए अपना योगदान दिया है। तो अपने देश के, अपने महापुरुषों के, शहीद भगत सिंह हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके सपनों का, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वो तो 400-450 साल पहले हुए। उन्होंने भी एक बात शिवाजी महाराज की निकली, इसलिए बात करता हूं कि कई लोग तो बता रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है? उस समय हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं थी। हम देखते ही नहीं है, कभी पढ़ते ही नहीं है, और दूसरे का जो झुनझुना पकड़ाते हैं ना, वो पकड़ते पूरे देश में घूमते हैं और अपनी बात रखते हैं। आपने देखा था कि आपने पढ़ा है कहीं कि शिवाजी महाराज की सेना में उनका तोपची मुसलमान था, उनकी एक सेना का सेनापति मुसलमान था, कई मुस्लिम लोग उनकी सेना में काम कर रहे थे, और सामने औरंगजेब हो या दूसरे मुस्लिम राजाओं की सेना में कई हिंदू राजा थे कि उनकी तरफ से हिंदू राजा लड़ते थे, शिवाजी की तरफ से मुस्लिम राजा लड़ते थे, और मुस्लिम उनके सेनापति थे। तो कहां ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? कहां हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट? ऐसा आपको पकड़ाते हैं लोग, और आप पकड़ के फिर हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इसी लड़ाई में हम उलझते रहते हैं। और ये नेता लोग अपने लड़कों को अपनी कमाई से, कितने सारे प्रश्न है हमारे बीच में, शिक्षा का ठिकाना नहीं है, स्वास्थ्य का कुछ ठिकाना नहीं है, और ये सब छोड़कर हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फिर उलझते रहते हैं, और असली मुद्दों से हमारा ध्यान किसी और जगह भटक जाता है, और नेता लोग अपना जो एजेंडा है उसमें सक्सेस होते हैं। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मगर इस भारत की बात आपके बीच में रख रहा हूं कि आने वाले समय में और भी समय खराब आने वाला है, और भी क्रिटिकल समय हमारे बीच में आने वाला है। तो हम सबको एक होकर, नेक होकर, कोई समाज की बात लीडर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई सामाजिक काम नहीं कर सकता, मगर सामाजिक बातों में भी कहीं कट्टरता नहीं आनी चाहिए। सभी, अब 140 करोड़ के लोगों को फायदे की बात होती है, और सभी के साथ जुल मिलकर हम कैसे इस देश को आगे बढ़ा सके, इस देश को कैसे सर्वोच्च स्थान पर हम बिठा सके। खाली भारत माता की जय बोलने से या हिंदू धर्म, मुस्लिम या कट्टरता से इस देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम एक सरदार मिशन लेके निकले हैं कि सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बने। हमारा मिशन है द सरदार मिशन, और इसके आगे लगाए जाते हैं कि वन ऑन ओनली द सरदार। सरदार मतलब वल्लभ भाई ने किसानों की लड़ाई लड़ी, और उनको सरदार, वहां की बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार का बिरुद दिया। तो सरदार एक उपाधि है, सरदार नाम नहीं है। उनका नाम तो वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल था। तो इस 140 करोड़ लोगों में से और सरदार निकले हम चाहते हैं कि जिसको अपने एरिया की, अपने गांव, अपने तहसील, अपना जिला, अपना स्टेट, अपना प्रदेश, कि जिसको कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे सभी समाज से लोगों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं कि आइए हम सब साथ मिलके बाबा साहब आंबेडकर के सपनों का भारत बने। इस संविधान में जो लिखा है ऐसे देश चले। सरदार पटेल ने 565 रियासतों को एक करके जिस भारत का गठन किया है, निर्माण किया है, ऐसे राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल के सपनों का भारत बने। इसी दिशा में हम युवा लोग, हम सब एक साथ होकर इस देश को इस दिशा में आगे ले जाए। इसलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं
इस सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बने, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत कैसे बने, इसी दिशा में हम सबको जाना पड़ेगा। इसलिए जो मैं यूपी की बात कर रहा हूं कि जंगल राज की जो बात हो रही है, पिछले 2-3-4 महीने से इलाहाबाद में विजय पटेल को गोली मार दी गई, प्रयागराज में अरुण पटेल को मारा गया, उसकी हत्या की गई, बनारस में हेमंत पटेल को मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई, बदायूं में कर्तव्य पटेल की हत्या कर दी गई, सुल्तानपुर के अंशिका वर्मा की हत्या कर दी गई, और अंबेडकर नगर में एक हमारे और वर्मा भाई है, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो क्या ये जंगल राज से कम है? जब चुनाव आता है बताते हैं कि हमें वोट दो, हम ये अभी यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है, यूपी में भी वही पार्टी की सरकार है, और आदित्यनाथ तो कहीं और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और कोई और लोग होते तो उसके पूरे ठिकाने ध्वंस कर देते हैं, जेसीबी लेकर चले जाते हैं और उसका सब ठिकाना गिरा देते हैं उसके लोगों का। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे करो, मगर इस सब पटेल भाइयों की जिसने हत्या की है उसके ऊपर आपने क्या कदम उठाए? तो मैं सरदार पटेल सेना, सरदार सेना के जो चीफ है आर.एस. पटेल और उनके नेतृत्व में उनकी टीम जो काम कर रही है, हर जगह जहां उसका किसी का कुछ होता है, कुछ गलत काम होता है, वहां अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहते हैं। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आर.एस. पटेल और उनकी टीम को भी अभिनंदन देना चाहता हूं कि सरकार उनको जाने नहीं देती है, कहीं किसी की हत्या हो जाए और आर.एस. पटेल उनके घर जाना चाहते हैं, उसको कॉर्डन करते हैं, घर में उसको बाहर निकलने नहीं देते। ऐसे समय में आर.एस. पटेल और उनकी टीम वहां पहुंचती है, उनको भी धन्यवाद। ये तो मेरे नजर में जो आया उसकी बात करूं, ऐसे हजारों युवा लोग, लाखों युवा लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करें, उस सभी को धन्यवाद देते हुए सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसा हो उसी दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। सरदार पटेल के सपनों के भारत में युवाओं को शिक्षा कैसे मिले, युवा को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, हम सब टैक्स पेयर है तो हमारे पैसों से युवाओं को फ्री शिक्षा कैसे मिले, सरकारी व्यवस्था शिक्षा के प्रति कैसी हो। अभी तो स्कूलें बंद कर दी जा रही है, गुजरात में हजारों स्कूलें बंद, 5-7 हजार स्कूलें बंद कर दी गई, यूपी में मैं देख रहा था 5,000 स्कूलें बंद कर दी जा रही है। तो ये युवा पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और इतना प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि एक मजदूर या गरीब या किसान का बेटा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता, और जब स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो सरकारी स्कूल बंद कर दी जा रही है, पैसे नहीं है, ऐसा कारण सामने रख के सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो एक गलत दिशा में इस देश को ले जाने वाले लोग, आप कान खोल के सुन लो कि आप जितना भी प्रताड़ित करोगे, कुछ भी करोगे, मगर इस देश के युवा, इस देश की धरती पे हमारे पूर्वजों का लहू छिटका हुआ है, हमारे पूर्वजों का लहू इस देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तो ऐसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। जो भी हो सके आप कर सकते हो, मगर हम सभी युवाओं को पूरे देश से, इस देश को जो महान बनाना चाहते हैं, इस देश को जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर एक बनाना चाहते हैं, ऐसे सभी युवा को हम इकट्ठा करने का बीड़ा उठा है। और हर स्टेट में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर तहसील में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, और इस देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए जो भी लोग लगे हुए, इस सभी लोगों को हम साथ लेकर सरदार पटेल के सपनों का, अंबेडकर साहब के सपनों का भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत हम बना के ही रहेंगे, तभी दम लेंगे। आप सभी साथियों जुड़े हैं, इसलिए सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात रखी है। आप सभी लोग, हमारा फेसबुक पे नंबर भी है, जो भी लोग अपने इलाके में कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बने इस दिशा में काम करना चाहते हैं, वो सभी हमसे जुड़िए। आने वाले समय में फिर से आपको जब लाइव होना होगा किसी मुद्दे पर, तब हम आपको बताएंगे। और गुजरात में भी 11 सितंबर से 12 दिन की एक सरदार सम्मान यात्रा निकल रही है गोपाल भाई चमाड़ी के नेतृत्व में। पूरे गुजरात में 2000 किलोमीटर वो यात्रा चलने वाली है। हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आइए, गोपाल भाई ने जो बीड़ा उठाया है सरदार का सम्मान, हम तो क्या, हम बहुत छोटे आदमी है, सरदार का क्या सम्मान करेंगे हम, मगर सरदार को सम्मान मिले। सरदार की बात जो थी पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे गुजरात में सरदार ने जो बात पे जो किया था, वो नेतृत्व लिया था, वो सभी बात लोगों के बीच में पहुंचे। उसी यात्रा का जो मकसद है, तो हम सब साथ मिलके गोपाल भाई चमाड़ी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उसका साथ दे। उत्तर प्रदेश में आर.एस. पटेल भी सरदार एक यात्रा निकालना आने वाले समय में निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो लोग, जो युवा लोग, जो बुजुर्ग है, जो सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ जुड़िए। और आने वाले समय में
हम जैसे एक धार्मिक यात्रा पे निकलते हैं, कहीं सोमनाथ जाते हैं, कहीं अयोध्या जाते हैं, कहीं द्वारका जाते हैं, कहीं और मथुरा जाते हैं, तो ऐसे ही हम एक यात्रा सबको कराना चाहते हैं सरदार मिशन के तहत कि जहां सरदार साहब का म्यूजियम है अहमदाबाद में शाहीबाग में, वहां आपको सैर कराएंगे। सरदार पटेल अहमदाबाद में जहां भद्रक का किला है वहां उनका घर था, वो घर आपको दिखाना चाहते हैं। और मनी बहन उनकी बेटी हो तो ऐसी बात करते हैं ना, पूरा अपना जीवन अपने पिता को समर्पित करते हुए हैं, कुछ अपने शादी भी नहीं की और पिता को समर्पित अपना पूरा जीवन कर दिया। और सरदार पटेल की जब बात निकली है तब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के राजनेता को देखिए, एक गांव का सरपंच बन जाता है, मुखिया भी बन जाता है ना, तो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेता है। और सरदार पटेल इस देश का गृह मंत्री, 565 रियासतों को एक करने वाला, उसको क्या क्या प्रलोभन नहीं मिले होंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरदार को कुछ प्रलोभन दे सके। ऐसे बहुत से युवा ऐसे हैं, बहुत दृढ़ के काम कर रहे हैं। और सरदार पटेल का जब निधन हुआ तब कांग्रेस के वो कोषाध्यक्ष थे, तो जो पूरा पैसा था 22-35 लाख, कोई बोल रहे 22 लाख था, कोई हमारे साथी बोले 35 लाख था, जो भी था पैसा, मनी बहन एक पोटली में डाल के वो जवाहर को देने जाती है और दे देती है। अगर सरदार चाहते तो वो पैसा, वो तो बहुत कुछ मामूली रकम थी वो पैसा, मगर अपने गृह मंत्री के कार्यकाल में कितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे, कितना मिलकत बसा सकते थे, इकट्ठी कर सकते थे। मगर जब सरदार गृह मंत्री थे तो उन्होंने अपने पोतों, जब दिल्ली में पहुंचे उनके घर, तो सरदार को पता चला, सरदार साहब को, कि मेरे पोते मेरे घर आए हैं, तो पोते को बुरा ना लगे इसलिए साथ में बैठा के उसके कंधे पे हाथ रख के प्यार से बताते हैं कि बेटा आप यहां आ रहे हो, उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है, कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए जब तक मैं गृह मंत्री, इस देश का गृह मंत्री हूं, नायब बड़ा प्रधान हूं, तब तक आप दिल्ली मत आना। ऐसे अपने पोते को जो अपने दिल्ली में नहीं आने देते हैं। और आज के आप देख लो, आज का गृह मंत्री अपने बेटे को एक बल्ला पकड़ना नहीं आता है, कभी क्रिकेट खेला नहीं है, कभी बॉलिंग भी नहीं की है, कभी बैटिंग भी नहीं की है कोई मैचेस की टीम में, प्रैक्टिस में, और अपने बेटे को और बना देते हैं बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं। और दुख तो इस बात का होता है कि कभी कभी उनके चेले चपाटे वो फोटो देते हैं उसको। साउथ में अभी वो गए थे और उसके एक चेले चपाटे ने उनको उनकी महिमा मंडन करने के लिए एक फोटो दिया था। एक तरफ सरदार साहब का फोटो रखा और एक तरफ आज के गृह मंत्री का फोटो रख के छोटे सरदार बताते हैं। तो बहुत दुख होता है कि सरदार क्या थे, सरदार को समझा ही नहीं इस देश के। और सरदार साहब को जब हम समझेंगे, सरदार को पढ़ेंगे, सरदार की यात्रा करेंगे, सरदार के सभी धामों की, दो स्थान मैंने बताया कि सरदार धाम की यात्रा जो करनी है, चारों धाम की जब जैसे यात्रा करते हैं ऐसे सरदार के स्थानों की यात्रा, सरदार साहब के स्थानों की यात्रा करनी है। तो दो स्थान मैंने बताया कि एक अहमदाबाद का शाहीबाग का उनका म्यूजियम है, दूसरा उन्होंने जो रहे थे वो भद्रक का मकान है, मनी बहन जो रहती थी वो मकान है, तीसरा है उनका जहां जन्म हुआ उनके ननिहाल में वो नडियाद का घर है उनका, और उनका जो वतन था करमसद उनका वो है, और जहां से उनको सरदार की उपाधि मिली, ऐसे बारडोली का पूरा सर्किट है। आइए, सरदार मिशन कहते हैं जो हमारे साथी काम करना चाहते हैं इस देश में, इस देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए, इस देश का भला कैसे हो, इस देश को युवाओं का, महिलाओं का आने वाले समय में भला कैसे हो, और इस देश की राजनीति हो या इस देश को किस दिशा में ले जाना हम सब साथ मिलकर चाहते हैं। अगर इस दिशा में हमें काम करना है तो सरदार को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलके सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारा मिशन है द सरदार मिशन, कोई संगठन नहीं है, हम मिशन पे काम करेंगे। कोई ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे कि संगठन का कोई आदमी अगर टूट जाता है और फिर मिशन पूरा बर्बाद हो जाता है, ऐसा भी काम नहीं करना है। हमें बहुत ऐसा देखा है कि एक आदमी टूट जाता है, मुखिया टूट जाता है और मिशन पूरा बर्बाद हो जाता है, ऐसा भी काम करेंगे नहीं। और पूरा ऐसा नींव रखेंगे हम सब साथ मिलके कि आने वाले समय में हमारे महापुरुषों का जो सपना है, उनका भारत है, उनके सपनों का, वो बनाने के लिए हम कैसे काम कर सके। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं ही अकेला सब जानता हूं, आपके पास भी कुछ अच्छे विचार हो, आपके पास भी अच्छा सुझाव हो, तो सब साथ मिलके आपके सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी और सब साथ मिलके आने वाले समय में हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए द सरदार मिशन से जुड़े और द सरदार मिशन के प्रति हमारी कटिबद्धता दर्शाते हुए
सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए। आइए हम पूरे भारत में भ्रमण करेंगे और इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सब अपना योगदान दें। और लास्ट में हमारा जो पुराना गीत था, कैसा मधुर गीत बनाते थे हमारे लोग, उसका मैं पाठ करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं गीत की 2 पंक्ति आपके बीच में रहना चाहता हूं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। पहले गीत आता था, हम पढ़ते थे स्कूल में, तब ये पढ़ाया जाता था, उसमें हमारे शिक्षक लोग, टीचर लोग ये बताते थे हमें। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सभी जन, हिंद देश के सभी एक है, उसका रंग रूप भाषा चाहे अलग, भले कितने भी अलग हो, मगर इस देश में रहने वाले हम सब लोग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। और आगे बताते हैं कवि, बेला गुलाब जुई चंपा चमेली, फूलों का विवरण करते हैं। बेला गुलाब जुई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। जब उसकी माला बनाई जाती है तो कितनी सुंदर माला बनती है। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने जो कल्पना की है कि इस देश में रहने वाले लोग, अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग, आइए सब साथ मिलकर एक माला बनाए और भारत का जो अपने पूर्वजों का जो सपना था, समृद्ध भारत कैसे बने, उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपना योगदान दें। सभी साथियों को जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार।